हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस एम लांबा और आपका वेलकम करता हूं बाय वाले गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं सेकंड क्लास कोशिका। हमने स्टार्ट किया था और कोशिका का दूसरा भाग। उम्मीद है क्लास जो फर्स्ट है यानी पहला जो पार्ट है कोशिका का वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आप लोगों को, क्योंकि यही मेरा वे है पढ़ाने का। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी जो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं कि अब कोशिका के अंदर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सिर्फ जो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कोशिका में क्या क्या देखा। हालांकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का जो है स्टडी हो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसने क्या देखा। लेकिन पहले हम बताएंगे कि अभी वर्तमान के अध्ययन के हिसाब से इस कोशिका में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको मिलती रहे। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप जैसे जो बच्चे हैं ना, जो फीस देके नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो यहाँ पर ये क्वालिटी कंटेंट है पढ़ पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कोशिका की। ये फिगर बहुत जाना पहचाना एनसीईआरटी का फिगर है, कोशिका का फिगर है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोशिका का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिका का जो संरचनात्मक जो संगठन है वो कैसा है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस से बनी हुई है। तो इसका एक ओवरव्यू आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो यहां देखिए, ये इस फिगर में आप देख रहे हैं ये कोशिका है और ये कैसी है, ये एक पादप कोशिका है। फ्रेंड्स, क्या है ये एक पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल। ये एक पादप कोशिका है, प्लांट सेल है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट सेल है ये कुछ ऐसी दिखती है। तो अभी हमने बात की थी कोशिका, पिछली क्लास में बात की थी कोशिका का जो एक स्ट्रक्चर है उसका एक अंदाजा लगाया था कि वो छोटे से कमरे जैसी है, छोटा सा लिटिल रूम यानी छोटा सा कोश जिसमें बाहर की तरफ आवरण है। तो यहां पर देखिए बाहर की तरफ आवरण है। तो पादप कोशिका में बताया था साहब स्वान साहब ने, बाहर की तरफ क्या है? कोशिका भित्ति, और अंदर की तरफ इसके क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है ना? अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट यहां पर देखिए ये तो है आपका कोशिका भित्ति और इसके अंदर है बारीक सी कोशिका झिल्ली। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इस कोशिका के अंदर का जो खाली स्थान है, भाई जीवित कोशिका में तो खाली होगा नहीं, मृत कोशिका में यानी रॉबर्ट हुक साहब ने जो देखी थी उसमें हो सकता है खाली, यहां पर तो बहुत कुछ भरा हुआ है। तो जैसे रूम में बहुत सारी चीजें थी, यहां पर भी बहुत सारी हैं जिनके नाम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको हम एक चार्ट के फॉर्म में अभी पढ़ने वाले हैं। और वहां उम्मीद है आपको एक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें यहां पर ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, यहां पर डायरेक्ट आपको पूरा कोशिका का ओवरव्यू माइंड में हो जाएगा। जिस भी बच्चे का ये टॉपिक कमजोर है या जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसका पूरा ओवरव्यू जनरेट हो जाएगा एक बार में ही, एक ही क्लास में। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात कर रहे हैं कोशिका के बाहर की तरफ क्या है? बाउंड्री है, कवरिंग है, कोशिका भित्ति है। ठीक है ना? ये एक तरीके से बाह्य आवरण है और अंदर बहुत सारी थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं तो हम नेम जानते हैं, अभी सबका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। यानी इस कोशिका के बाहर की तरफ तो क्या है? बोले कोशिकीय आवरण है। ठीक है ना? क्या है बाहर की तरफ? कोशिकीय आवरण यानी सेलुलर कवरिंग्स। क्या है बाहर की तरफ? सेलुलर कवरिंग्स हैं। सेलुलर कवरिंग्स का मीनिंग कोशिका के बाहर की तरफ कुछ आवरण है। और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ बहुत सारी चीजें हैं। सबको क्या बोलेंगे? इनको एक नाम देंगे, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग यानी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं कोशिकांग। क्या कहेंगे इनको? कोशिकांग। और ये कोशिकांग को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली का मीनिंग यह है कि साहब ये कोशिका के छोटे छोटे अंग हैं अंदर, और ये कोई ना कोई काम करेंगे। यही कोशिका, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, हर कोशिका के अंग को, हर सेल ऑर्गेनेली को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कोशिका के बारे में एक जनरल जानकारी, एक जनरल ओवरव्यू पढ़ेंगे कि ये जो बाह्य आवरण है, कोशिकीय आवरण जिनको हम कोशिकीय आवरण बोल रहे हैं, सेलुलर कवरिंग्स बोल रहे हैं, ये क्या है, कौन कौन से हैं और अंदर इसके अंदर क्या क्या है, उनका एक बेसिक व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक चार्ट के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं कोई भी जो कोशिका है, एनी सेल है ना, स्पेशली पादप कोशिका को हम लेते हैं यहां पर। तो जो पादप कोशिका है यानी पादप कोशिका मींस प्लांट सेल, उसका अभी अपने फिगर देखा था, प्लांट सेल। और इस पादप कोशिका के अंदर क्या है?
तो हम कह सकते हैं साहब पादप कोशिका के अंदर जो है वो यहां पर क्या है, इसमें बता सकते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे क्योंकि देसी तरीका ही ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम यहाँ बात करते हैं कि पादप कोशिका के अंदर अगर बाहर से देखेंगे सबसे पहले तो रूम में जाने से पहले तो दीवार का सामना करना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ क्या है, कोशिकीय आवरण। कोशिका के बाहर की तरफ क्या है, कोशिकीय आवरण, यानी सेल के बाहर क्या है, सेलुलर कवरिंग्स। सेलुलर कवरिंग्स ये बाहर की तरफ है, सेलुलर कवरिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स। और इस कोशिका के अंदर क्या है, बोले इन कवरिंग्स के अंदर क्या है, तो हम बात करेंगे इन कवरिंग्स के अंदर है कोशिका में जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य, यानी जीवित रहने के लिए आवश्यक जो द्रव्य है, जो पदार्थ है वो भरा हुआ है, यानी इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर बात करें कि कोशिका को हमने दो भागों में बांट दिया, बाहरी आवरण यानी आउट सेलुलर कवरिंग्स को कोशिका आवरण में, और अंदर की तरफ जीव द्रव्य यानी जो जीवित रहने के लिए आवश्यक पदार्थ। अभी इस जीव द्रव्य के बारे में हम बाद में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन शब्द आ गया है तो आपको ध्यान रखना है, ये जो जीव द्रव्य की जो खोज है या फिर ये जो शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जीव द्रव्य रियल में है क्या, तो बोले ये एक साइंटिस्ट है हक्सले, एक साइंटिस्ट है हक्सले। इन्होंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के अंदर जो जीवित रहने के लिए जो आवश्यक द्रव्य है ये क्या है, बोले ये जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का मतलब प्रोटोप्लाज्म, ये क्या है फ्रेंड्स, ये प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी जो जीव द्रव्य इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब समझ में आया, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसका मीनिंग क्या है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो लाइफ का फिजिकल बेसिस है, यानी प्रोटोप्लाज्म अगर सेल के अंदर कोशिका में भौतिक रूप से अगर उपस्थित है, फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, तब ही कोशिका जीवित होगी, तब ही जीवन संभव है, अदरवाइज नहीं। यानी कोशिकीय आवरण में तो हमने बोला क्या है, बाहर की तरफ कोशिका भित्ति है, लेकिन अंदर वो जो जीव द्रव्य अगर नहीं है तब क्या होगा, तो बोले अंदर अगर जीव द्रव्य नहीं है तो कोशिका जीवित नहीं होगी। तो आपने देखा था रॉबर्ट हुक साहब की कोशिका को, अंदर कुछ था ही नहीं, खाली थी, सिर्फ दीवारें थी, तो इसलिए उसको मृत कोशिका बोला। तो जीवित कोशिका के अंदर क्या होता है, अंदर जीव द्रव्य होता है, इन आवरण के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। और हक्सले साहब ने ये क्लियर कर दिया कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है, अगर ये कोशिका में नहीं है तो कोशिका जीवित नहीं है, कोशिका मृत रहेगी। तो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। अब देखिए ये जो कोशिकीय आवरण है ये कौन कौन से हैं, तो हमें कोशिकीय आवरण की अगर बात करें तो हमें पता है कोशिका के बाहर की तरफ कौन कौन से आवरण होते हैं। तो हम जनरल बात करेंगे पहले, तो सबसे पहले बात करेंगे कोशिका के बाहर की तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका के बाहर की तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति, यानी इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेल वॉल। तो क्या सभी प्रकार की कोशिकाओं के अंदर ये पाई जाती है कोशिका भित्ति, तो बोले नहीं, पादप कोशिका के अंदर तो होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। अदर से जीवों की अगर बात करें तो ये बोले किस किस में उपस्थित होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की उपस्थिति कौन कौन सी कोशिकाओं में होती है, यानी इसकी जो प्रेजेंस है ये कहां कहां पर प्रेजेंट है। तो हम बात करेंगे इसमें, बोलेंगे पादप कोशिका,
पादप कोशिका में ये प्रेजेंट है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कहां पे प्रेजेंट है? जीवाणु कोशिका, यानी जो बैक्टीरिया की जो कोशिका है उसमें भी ये प्रेजेंट है कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको इनका दो का तो स्पेशली तौर पे याद रहता ही रहता है, प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में, दोनों के अंदर क्या है? सेल वॉल है। ये तो क्लियर है। इसके अलावा एक सजीव और है, अलग ही टाइप का है, वो भी काम नहीं करता है, दूसरों का खाना चुरा के खा जाता है, और उनको बोलते हैं कवक, कवक कोशिका। और इनका जो नाम है, कवक जो कोशिका है, इनको बोलते हैं फंगस, यानी फंगल। एक तरीके से आप यहां पर इनका जो नेम है वो क्या बोलेंगे? फंगल सेल। यानी जो फंगल सेल है उसके अंदर भी कोशिका भित्ति होती है। तो फ्रेंड्स अभी कोशिका भित्ति किस में नहीं है? जंतु कोशिका में नहीं है, एनिमल सेल में नहीं है, लेकिन इन तीनों के अंदर है। प्लांट सेल में भी है, बैक्टीरियल सेल में भी है, फंगल सेल में भी है, लेकिन जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं है। इसी प्रकार जो प्रोटिस्ट हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं, उनके अंदर भी कुछ में है, प्रोटिस्ट में कुछ में नहीं है। वो हम आगे अपना जो टॉपिक आएगा जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर कोशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति किन में होती है, किन में नहीं होती है, बेसिक फैक्ट है। बाकी कोशिका भित्ति को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है। अब यहां पर दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो दूसरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, दूसरा जो आवरण है वो क्या है? तो सेकंड जो आवरण है वो है कोशिका झिल्ली। सबसे बाहर तो क्या था? ये क्या है? कोशिका झिल्ली सबसे बाहर नहीं है भाई, कोशिका भित्ति है, ये बाह्यतम होता है, बाह्यतम आवरण है, यानी आउटर मोस्ट। सबसे बाहरी आवरण कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति। अब कोशिका जो झिल्ली है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है? बोलिए ये सेल मेम्ब्रेन है, वो कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, यानी सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है। जैसे अभी अपने फिगर देखा था, इसमें बोला था ये कोशिका भित्ति है जो हरा हरा दिख रहा है, और इसके अंदर पतली सी है, वो यहां दिख नहीं रही होगी आपको फिगर में। बुक वाले ने ज्यादा इसको वैल्यू नहीं दी, लेकिन फिर भी हम जब इसका आगे डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए कोशिका झिल्ली यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनर टू सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ होती है। कहां होती है ये? कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, यानी इनर टू दी सेल वॉल, यानी सेल वॉल के अंदर की तरफ है, ठीक है ना। लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो बोले जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, ओनली क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। तो जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली है वो क्या है? अपने आप में बाह्यतम स्ट्रक्चर है, बाह्यतम आवरण है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है आपको, जंतु कोशिका में, जंतु जो कोशिका है यानी जो एनिमल सेल है उसमें क्या है? कोशिका झिल्ली बाह्यतम आवरण है। कोशिका झिल्ली क्या है? बाह्यतम आवरण। भाई पादप कोशिका, कवक कोशिका और जीवाणु कोशिका यानी प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल में तो बाह्यतम आवरण कोशिका भित्ति है, उसके अंदर है कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका में तो ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती ही नहीं है। तब जंतु कोशिका में बाह्यतम आवरण क्या होगा? तो हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। फ्रेंड्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जिस जनरल क्वेश्चन में गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आवरण है। अब ये किससे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम कोशिका भित्ति को पढ़ेंगे। तब पादप कोशिका किससे बनी है, जीवाणु, कवक कोशिका, सब सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू की बात है कि हमें समझ में तो आए कि कोशिका वास्तव में होती क्या है। तो यहां पर कोशिका के जो आवरण है, सेलुलर कवरिंग्स है, वो है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका भित्ति एंड कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति है वो कोशिका का बाह्यतम आवरण है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, कवक कोशिका तीनों में होती है, यानी प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल इनमें होती है। बट किसमें नहीं होती है? बोले एनिमल सेल में नहीं होती है। लेकिन कोशिका जो झिल्ली है वो कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ होती है, इनमें भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होने की वजह से क्या होता है? कोशिका झिल्ली बाह्यतम आवरण है। अब एक क्वेश्चन और, कोशिका झिल्ली एक ऐसी संरचना है जो एवरी सेल में होती है, हर टाइप की सेल में होती है, यानी कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है,
सभी कोशिकाओं में, यानी कोई भी कोशिका है उनमें कोशिका झिल्ली होगी ही होगी, सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट। ये प्लस का निशान है, इसका मतलब है उपस्थित, प्रेजेंट। कोशिका झिल्ली एक ऐसी संरचना है जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि कोशिकीय आवरण तो ये हो गए, लेकिन ये जो जीव द्रव्य है ये क्या बला है। तो देखिए जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या चीज है। जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स जो प्रोटोप्लाज्म है ये तो इतना तो समझ में आ गया कि जीवित रहने के लिए जरूरी है। कोशिका का सबसे अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है, यानी इन आवरणों के अंदर भरा हुआ पदार्थ है, वही क्या है, जीव द्रव्य है। अब वो क्या है, तो बोले इस जीव द्रव्य को देखें तो इसमें क्या दिखेगा आपको। बोले इस जीव द्रव्य में जैसे बहुत सारी संरचनाएं, जैसे मान लीजिए ये फिगर है, ये आवरण आ गया और अंदर ये सब भरा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें इसमें तो जिनके नाम आप जानते भी हैं और कई बच्चे जो फ्रेश पढ़ रहे हैं उनको पता भी नहीं है ये चीज। तो देखिए यहां पर 9th क्लास के अंदर कोशिका आता है, वैसे तो सीबीएसई के बोर्ड में एनसीईआरटी के अंदर उसमें सारी चीजें मेंशन है, जनरल चीज है ये। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो अंदर सारी चीजें इनको हम नाम देंगे, इसको वैसे तो ओवरऑल जीव द्रव्य बोल दिया, ओवरऑल क्या बोल दिया, जीव द्रव्य। बट ये जो संरचना दिख रही है ना, जो हालांकि ये पादप कोशिका इसलिए ये संरचना भी प्रोमिनेंट है, उभरी हुई दिख रही है, एकदम से दिख रही है, ये वाली लेकिन मैन है, इसको बोलते हैं कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ये बीचों बीच दिखेगा आपको। तो उस जीव द्रव्य के अंदर एक तो क्या हो गया, केंद्रक हो गया, और बाकी सारी चीजें क्या है, ये बोले केंद्रक तो मेन है और बाकी सारी जो चीजें हैं उनको हम बोल देंगे कोशिका द्रव्य। यानी जीव द्रव्य में से ये पूरा जो जीव द्रव्य है, आवरणों को हटा दो तो ये पूरा जीव द्रव्य में से अगर केंद्रक को बाहर निकाल दे तो बची हुई चीज क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स यहां पर हम इस जीव द्रव्य को ऐसे करेंगे कि इस जीव द्रव्य में से क्या निकालना है, तो बोले इस जीव द्रव्य में से आप निकाल दो केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को। तो जैसा कि अभी चित्र में बताया था, न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, केंद्रक को बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बचा है, तो बोले जो बचा है उसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स यहां पर यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि जीव द्रव्य में से यानी प्रोटोप्लाज्म में से अगर केंद्रक को निकालते हैं तो बची हुई जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोशिका द्रव्य। अभी इसको और भी हम आगे ओवरव्यू लेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या करना है कि सब केंद्रक को तो हम आगे पूरा डिटेल में बाहर पढ़ेंगे, और ये तो आप कह सकते हैं केंद्रक क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, यानी इस केंद्रक के ऊपर भी क्या होती है, झिल्लियां पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस है। ये तो अपने आप में अलग ही संरचना है, ये तो हेड ऑफिस है कोशिका का, यानी प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है वो अलग ही होता है। तो इस तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं ये तो कोशिका का हेड ऑफिस है, इसको तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, यहां तो हम जा ही नहीं सकते पहले। तो केंद्र इतना जान लेना है कि साहब ये प्रिंसिपल साहब का रूम है, और इस पे दोहरी झिल्ली यानी बाहर की तरफ दो आवरण है। तो केंद्र के पर क्या है, दो आवरण है, दो झिल्लियां हैं। अब बचा है वो कोशिका द्रव्य, यानी हमने इसमें से क्या निकाल दिया, देखिए केंद्रक को हमने निकाल दिया, तो ये बची हुई सारी जो चीजें हैं ये क्या है फ्रेंड्स, ये बची हुई चीजें हैं कोशिका द्रव्य। यानी द्रव्य का मतलब ऐसा नहीं है कि द्रव्य का मतलब लिक्विड, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है द्रव्य है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, बोले और भी बहुत सारी संरचनाएं भाई, छोटी होंगी लेकिन कोई ना कोई काम की तो है ही, तभी बनी है, ऊपर वाले ने तभी बनाई है, वरना बनाने की जरूरत ही कहां है। तो यहां पर इनका भी कोई ना कोई रोल है, जैसे हमारी सोसाइटी में हर बंदे का रोल होता है, कोई ना कोई फैमिली में हर मेंबर का कोई ना कोई रोल होता है। भाई छोटा बच्चा है वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमें उसको खिलाने में आनंद आता है, तो वो भी एक रोल है उसका, क्योंकि हमें वो हैप्पी रख रहा है। अगर परिवार में सारे बुढ़े बुढ़े और बच्चे ना हो, छोटे बच्चे ना हो, तो मन नहीं लगेगा उनका, पागल हो जाएंगे वो तो, ठीक है ना। ऐसे ही जो बीच वाले जो हैं वो हैं, तो उनसे भी लगता है कि नहीं अब कमाने लायक हो रहा है, तो माँ बाप देख के खुश होते हैं उनको, और कमाने लायक हो जाते हैं, तो कमा रहे तो सब और भी ज्यादा खुश हो रहे हैं,
ठीक है ना। और जब शादी ब्याह के जो दूसरी उसकी दुल्हन आ जाती है तो उसको देख के साहब अब आगे, तो इस तरीके से हर मेंबर की एक वैल्यू होती है। यहां पर भी एक हर मेंबर की वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये जो कंटेंट है ये क्या है, तो बोले इस कोशिका द्रव्य के अंदर है। अब इन सारे जो कंटेंट है, यानी न्यूक्लियस के अलावा जो चीजें बची उसको हमने कोशिका द्रव्य कहा। अब इस कोशिका द्रव्य में से इन सारी छोटी छोटी चीजों को बाहर निकाल दें तो हम बोलेंगे सारी छोटी छोटी चीजें हैं क्या, तो हमने बोला था इनको कोशिकांग है, ये कोशिका के अंग हैं, यानी सेल ऑर्गेनेली है। इनको बाहर निकाल दो, यानी कोशिका द्रव्य में से क्या बाहर निकाल देंगे, हम निकाल देंगे कोशिकांग। क्या बाहर निकाल दिए, कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब उस कोशिका में क्या बचा है, बोले कोशिकांग निकल गए, केंद्रक निकल गया, तो बोले तरल बचा है, ठीक है ना, द्रव बचा है। अब द्रव बचा है वो पानी जैसा, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहां पर अब बचा है साहब कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, यानी जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बचा फ्रेंड्स अभी, साइटोसोल। तो कोशिका द्रव, कोशिकीय द्रव कह सकते हैं, कोशिका द्रव कह सकते हैं, यानी साइटोसोल। ये कोशिका द्रव्य के अंदर क्या चीजें हैं, तो बोले उस फिगर को दोबारा से देखो, इसमें से ये सारे जो ठोस संरचनाएं जो दिख रही है निकाल दे तो पानी जैसा बचेगा, लेकिन इसमें कुछ घुला हुआ तो है ना। तो बोले जब घुला हुआ है तो ये घुली हुई क्या चीजें हैं, तो बोले इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक तो है मेन रूप से जल, यानी वाटर, ये तो सबको पता है। फिर इसके बाद में इसमें बोले घुलनशील पदार्थ हैं, सारे के सारे घुले हुए हैं, घुलनशील पदार्थ, यानी जो सोल्यूबल सब्सटेंसेज हैं वो हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, सोल्यूबल सब्सटेंसेज। अब वो सब्सटेंसेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उनमें उनकी प्रकृति के हिसाब से अगर बात करें तो ये सब्सटेंसेज क्या क्या हो सकते हैं, बोले ये जो सब्सटेंस हैं घुलनशील पदार्थ, मूल रूप से तो खनिज लवण तो है ही है, यानी मिनरल्स हैं इसके अंदर घुले हुए। भाई जैसे पानी में नमक घुला होता है वैसे ही है, जो खा रहे हैं वो इसी में तो जा रहा है सब कुछ कोशिकाओं के अंदर ही। तो बोले खनिज लवण है, और इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट भी कौन से वाला, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है ना। ऐसे ही वहां पर लिपिड्स भी हैं, यानी वसा भी हैं, और क्या है वहां पर, बोले वहां पर प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स के अलावा प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है, बोले अमीनो एसिड भी हैं, यानी अमीनो अम्ल भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ये मीन्स आपको पता रखना है कि कोशिका द्रव्य में रियल में है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कोशिकांग की, यानी कोशिका के जो अंग हैं उनको हमने बाहर निकाल लिया था, वो कौन कौन से हैं उनको भी हम क्लासीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम इस तरीके से करेंगे, यानी जितने भी जो कोशिकांग हैं, क्या है, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेलीज, उनको हम क्लासिफाई करेंगे। ऑल कोशिकांग को क्या करेंगे, क्लासिफाई। सेल ऑर्गेनेलीज को हमें वर्गीकृत करना है, और इसमें अगर हम इनको वर्गीकृत दो तरीके से करेंगे, निकाल के बाहर तो रख लिया, लेकिन किसको किस में रखना है, मतलब कौन सा 10 का नोट है, कौन सा 20 का है, कौन सा 100 का है, मनी 50 का, ऐसे होता है ना, सबको अलग अलग करते हैं, गड्डी बनाते हैं ना, जब बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कोशिकांग हैं, तो क्या करना है, तो बोले इनको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग किस हिसाब से करेंगे, पहले तो ये देखो, बोले हमने कोशिकांगों को निकाल तो लिया, लेकिन बहुत सारे कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोशिक झिल्ली नहीं है, नंगे हैं, कपड़े नहीं पहन रखे उन्होंने, मतलब नेकिड है वो, उन पे मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम बोलेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। उनको अलग हटा दो साहब, झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित का मतलब है मेम्ब्रेन लेस, यानी उन पे मेम्ब्रेन यानी झिल्ली है ही नहीं, या फिर आप कह सकते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग, मतलब इनके अंदर मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं है। तो वो कौन से हैं आपको आना चाहिए, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है साहब। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उनका नाम क्या है, तो बोले उनमें जो एक नाम है जो बड़ा काम का है, लेकिन
कपड़े नहीं पहनता है, नेकिड है यानी झिल्ली रहित है, मेम्ब्रेन लेस है और इसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। ये ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है, ठीक है ना। एक और है, वो इसका रिश्तेदार है शायद, और उसका नाम है सेंट्रोसोम। नाम वैसा ही लग रहा है ना, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, सेंट्रोसोम। ये केवल पादप कोशिका में होता है। तो यह तो हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है? सेंट्रोसोम, सॉरी पादप नहीं, केवल जंतु कोशिका में, केवल एनिमल सेल में। केवल किस में होता है? ओनली फाउंड इन दी एनिमल सेल। किस में होता है? एनिमल सेल में होता है ये। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो ऐसे कोशिकांग हमने छांटे हैं जिन पे कोशिका झिल्ली, इनके ऊपर खुद की झिल्ली नहीं है। अभी केंद्रक की बात की थी तो केंद्रक पे तो था, दोहरी था, डबल था उसके पास, तो क्योंकि वो तो हेड ऑफिस है ना। लेकिन ये तो बेचारे जो है ना, ये राइबोसोम और सेंट्रोसोम छोटे छोटे हैं। तो बोले छोटे बच्चों को कपड़े ज्यादा कौन लाके देता है? वैसे आजकल तो ट्रेंड हो गया है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इनके अंदर आप कह सकते हैं नहीं है, कोशिका झिल्ली इन पे कवरिंग नहीं है। तो मेम्ब्रेन लेस है, तो ये काफी वेरी फेमस जनरल क्वेश्चन बनता है जब आपको छांटना हो, मतलब कि कौन सा सही है गलत है, सुमेलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना राइबोसोम है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है ना, और सेंट्रोसोम भी है, बट ऑप्शन में ये ज्यादा यूज होता है, इसका भी ध्यान रखना है। इनको सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बचे हुए कोशिकांग वो कौन से हो गए? तो साहब जो बचे हुए कोशिकांग हैं वो हो गए झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी मेम्ब्रेन जो अब आ गई है, झिल्ली इन पर है, तो इनको बोल देंगे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज, यानी ऐसे कोशिकांग जिन पे झिल्ली पाई जाती है, उनको बोल देंगे झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है और झिल्ली रहित कोशिकांग है, वो तो दो ही थे, लेकिन ये बहुत सारे हैं और इनमें अंतर भी है। भाई झिल्ली इनके चारों तरफ है, मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ है, तो किसी ने बोले दो कपड़े पहन रखे, एक शर्ट, आज मतलब जैसे मान लीजिए नीचे टी शर्ट और उसके ऊपर शर्ट, या फिर मान लीजिए शर्ट पहन रखा है फिर जैकेट पहन रखा है, दो पहन रखे, और कोई बोला जैकेट नहीं, केवल शर्ट ही पहन रखा है, तो इट मीन्स झिल्ली भी आप कह सकते हैं सिंगल और डबल हो सकती है। तो यहां पर फिर से इनको क्लासिफाई कर दिया, ऐसे फिर से अलग अलग कर दिया। बोले एकल झिल्ली युक्त, जिन पे सिंगल मेम्ब्रेन है वो वाले कोशिकांग, और दूसरा है दोहरी झिल्ली युक्त, यानी डबल झिल्ली वाले। अब यहां पर कुछ बच्चे उदाहरण के तौर पे, यानी यहां जो मैं एग्जांपल लिखूंगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में काफी डाउट आते हैं, तो उससे पता चलता है कि बच्चा है ना, उसको रियलिटी पता नहीं है, वो बुक्स में ऐसी चीजें लिखी हुई नहीं रहती हैं और हायर बुक्स में होती हैं, तो बच्चा उनको पढ़ नहीं पाता है छोटी क्लासेज में। तो देखिए, एक झिल्ली युक्त और दोहरी झिल्ली युक्त, यानी सिंगल मेम्ब्रेनस, इसको बोल देंगे सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, एंड इसको बोल देंगे डबल मेम्ब्रेनस। तो यहां कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस की अगर बात करें तो बोले यहां पर एकल झिल्ली वालों को बाद में नाम लेंगे, पहले हम डबल झिल्ली वालों की बात कर लेते हैं क्योंकि वो कम है, और उनमें जो पहला है वो उसका नाम बहुत आपने सुना होगा, और वो है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। नाम लिखते ही तो सबको याद आ गया कि साहब हाँ ये तो होता है और बड़ी काम की चीज है, क्योंकि ताकत यही देता है, कोशिका का ऊर्जा का देवता यही है, ठीक है ना, एनर्जी पावर यही है, पावर यही देता है। तो फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल झिल्ली वाला सेल ऑर्गेनेली है। इसके अलावा कौन सा है? बोले इसके अलावा एक और है जो पादप कोशिका में ही होता है, और उसको बोलते हैं हम प्लास्टिड, यानी वैसे प्लास्टिड, और इसको बोलते हैं हिंदी में लवक। और यहां पर हमारे जो पौधों के अंदर जो मेन प्लास्टिड होता है उसका नाम है हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट। ये तो आगे जब पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है। तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो प्लास्टिड है, यानी प्लास्टिड, वो भी दोहरी झिल्ली युक्त है, और ये केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और कहां पाया जाता है जब आगे पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बात करें तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं, ये तो डबल वाले आ गए। तो बोले एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों में बात करें तो हम यहां बताएंगे सबसे पहले कि अंतः प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या नेम है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ER, क्या बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एकल झिल्ली युक्त है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद में है गोल्जी काय, अगला क्या है, गोल्जी काय यानी गोल्गी बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपेरेटस, गोल्गी बॉडी, इस तरीके से इसका नेम है। फिर उसके बाद में अनदर वो है लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम जो है ये भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इधर देखिए ये राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इनमें सोम लगा हुआ है ना, इधर भी लाइसोसोम, इसलिए स्पेशली ध्यान रखना है ये एकल झिल्ली युक्त है। और उसके बाद में आता है फ्रेंड्स रिक्तिका यानी वैक्यूल, रिक्तिका यानी वैक्यूल। तो फ्रेंड्स यहां पर आपने देखा कि ये जो 4 कोशिकांग हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिका यानी गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल यानी रिक्तिका, ये सिंगल मेम्ब्रेनस एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। और बाकी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोहरी झिल्ली युक्त यानी डबल मेम्ब्रेनस कोशिकांग है। और इन पे बेचारे पे है ही नहीं राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। तो ये मोस्ट यानी जनरली सारे कोशिकांगों की बात हमने कर ली। तो इस तरीके से हमें वर्गीकृत करना, ये क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक जो चीज आपको बताते हैं कि कोई पादप कोशिका है, देखो ये बड़ी काम के आने वाली है, नोट कर लेना, बहुत कम पढ़ने को मिलेगी आपको अगर आपने पहले से पढ़ी है तो। पादप कोशिका जो है उसको हम थोड़ा सा अब चीर फाड़ते हैं, देखते हैं एक बार। यानी प्लांट सेल को हम मींस प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे, हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। और कैसे देखेंगे, बोले सबसे बाहर क्या है प्लांट सेल के बाहर, तो बोले कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका के बाहर की तरफ क्या है, कोशिका भित्ति। और इस कोशिका भित्ति को हटा दो। पादप कोशिका के बाहर की तरफ क्या है फ्रेंड्स, सेल वॉल है, और इसको हटा दो। सेल वॉल को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं साहब, बिल्कुल हटा सकते हैं। अब इसको हटा दिया तो अब पीछे क्या बचा, तो बोले वैसे तो देखा जाए तो बोले कोशिका भित्ति तो हटी है, सेल वॉल ही तो हटी है। बच गया क्या, बोले कोशिका झिल्ली भी बच गई और उसके अंदर का पूरा जीव द्रव्य भी बच गया। यानी सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों बच गए। यानी अगर हम बात करें पहले फिगर की, तो इसमें देखो ये कोशिका भित्ति को हमने हटाया है और इसके अंदर क्या बच गया है, बोले जीव द्रव्य भी है और कोशिका झिल्ली भी है अभी तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, हटाई है। तो पीछे क्या बच गया है, बोले जीव द्रव्य भी बचा और कोशिका झिल्ली भी बचा, उसको नाम क्या दें। तो फ्रेंड्स यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको क्या बताना, उसको नाम देना है जीव द्रव्यक, द्रव्य नहीं, जीव द्रव्यक यानी प्रोटोप्लास्ट। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट, या फिर व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, तो हम बोलेंगे जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोटोप्लास्ट है ना, ये क्या है, वॉल लेस्ड, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका है। यानी पादप कोशिका से हमने कोशिका भित्ति को हटा दिया तो उसको बोला प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्यक। अब इसमें से अब आगे क्या करना है, अब हमें इस जीव द्रव्यक में से प्रोटोप्लास्ट में से हटा देना है कोशिका झिल्ली को। किसको हटा देना है, कोशिका झिल्ली। ये हटा क्यों रहे हैं, ताकि ये टर्म समझ में आए। यानी हमें सेल मेम्ब्रेन को हटा देना है, सबको हटा दिया इधर। तो अब क्या बच गया, बोले सेल मेम्ब्रेन हटाते ही तो बोले क्या बचा, तो बोले वापस उस फिगर को देखो।
बोले कोशिका भित्ति को बैठा दिया, सेल मेम्ब्रेन को बैठा दिया, तो इसको क्या बोला था हमने पूरे को? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बोला था ना। तो यहां पर क्या बच गया? जीव द्रव्य। अब क्या बच गया फ्रेंड्स? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। क्या बच गया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बच गया। तो अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसकी भी अब छानबीन करते हैं, इसमें से भी कुछ न कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रोटोप्लाज्म में से अब हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? वो बड़ा सा जो दिख रहा है, जिसको बीचों बीच दिख रहा था, जिसको क्या बोला था हमने? न्यूक्लियस। यानी उसमें से जो न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है वो बाहर निकाल देंगे, न्यूक्लियस को बाहर निकाल देंगे। तो न्यूक्लियस को बाहर निकालते ही क्या बच गया? अभी पहले बताया था आपको, तो बच गया साहब कोशिका द्रव्य। क्या बच गया? कोशिका द्रव्य, ये बच गया। यानी इसको क्या बोल देंगे कोशिका द्रव्य को? बोले साइटोप्लाज्म बच गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म। तो ये बच गया। तो देखो हमने पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हटाया, बच गया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में से कोशिका झिल्ली को हटाया, बच गया बोले जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में से प्रोटोप्लाज्म में से हटाया न्यूक्लियस, तो बच गया कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में से सारे कोशिकांग को बाहर निकाल दो। सारे कोशिकांग को हमने पढ़ लिया है, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको हमने पढ़ लिया है कि साहब वो कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। तो क्या बच गया पीछे? कोशिका द्रव्य। क्या बच गया? कोशिका द्रव्य यानी साइटोसोल बच गया। तो ये यहां पर आपको ये जनरल पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइटोसोल, व्हाट इज कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, एंड देन मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, ये क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और स्पेशली आपको यहाँ पर ये प्रोटोप्लास्ट यानी जो जीव द्रव्यक टर्म है ये स्पेशली ध्यान रखनी है, इसका मीनिंग क्या है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा ये चीज। तो मैंने बड़े ही मन से पढ़ाया है, तो आप इस क्लास को पूरे अच्छे से पढ़ें और अगली क्लास का इंतजार करें, कल जो कंटिन्यू होने वाली है। ऐसे नहीं है कि कोई गैप लगेगा, क्योंकि जब हमने वादा किया है कि क्लासें लगातार रहेंगी और पूरा बायोलॉजी इसी वे में मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको भी पूरे तन मन से पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। मेरा बेनिफिट तो आप जानते हैं भाई कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही मेरा बेनिफिट है। आपको कुछ नहीं लग रहा, आपको तो पढ़ना है, फायदा होगा ना आपका लग रहा है, मेरा ये जो मेहनत लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली क्लास में अपन मिलेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ में, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन भाई वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही क्लासें आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें क्वालिटी कंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी मजा आएगा जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।